वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की खोरफिकान बंदरगाह पर मिसाइल मलबा गिरने के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा, इस वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई आम अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं और UAE हुकाम से मुसलसल राबते में है ताकि मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है और खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने की फौरी जरूरत पर जोर दे रहा है। आपको अपडेट करते चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की खोरफिकान बंदरगाह पर मिसाइल मलबा गिरने के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा, इस वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई आम अफराद जख्मी हुए, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं और UAE हुकाम से मुसलसल राबते में है ताकि मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है और खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने की फौरी जरूरत पर जोर दे रहा है। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इंतजामात कर लिए हैं। 1997 में लिए गए $45 करोड़, 2018 के $2 अरब और $1 अरब के डिपॉजिट्स वापस किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, कर्ज वापसी का क्या शेड्यूल है? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन $5 अरब के कर्जों की वापसी के इंतजाम कर लिए हैं, जो इसी महीने वापस करने हैं। UAE को $3.5 अरब कर्जा वापस किया जाएगा। सबसे पहले $45 करोड़ का पुराना कर्जा चुकाया जाएगा, जो कि 1996 में लिया गया था जी। उसके बाद पाकिस्तान मजीद $3 अरब कर्जा वापस करेगा। $2 अरब 17 अप्रैल को और 23 अप्रैल को मजीद $1 अरब वापस किए जाएंगे और मुतबादल जो इंतजाम हैं वो भी इस कर्ज के लिए कर लिए गए हैं। पाकिस्तान ने UAE से $2 अरब 2018 में लिए थे और 2023 में मजीद $1 अरब हासिल किए थे और 6.5% पाकिस्तान सूद अदा कर रहा है इन कर्जों पर। इसके अलावा यूरो बॉन्ड की अदायगी है, वापसी है, 10 साल उसके मैच्योर हो गए हैं, तो इसी महीने $1.3 अरब के यूरो बॉन्ड की अदायगी का इंतजाम किया गया है और ज़र मुबादला ज़खायर पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं वो $16.4 अरब है और इसके अलावा मजमूई तौर पर $21 अरब से ज्यादा ज़खायर हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने मुतबादल इंतजाम भी कर लिए हैं और जो ज़र मुबादला ज़खायर है उसमें से ये रकूम अदा की जाएंगी। ठीक है, पाकिस्तान ने मुतबादल इंतजाम कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, सिचुएशन रूम से बड़ी अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं सिचुएशन रूम से। सबसे पहले समा आप तक पहुंचा रहा है एक बहुत अहम बड़ी खबर सामने आ रही है मशरिक़ वस्ता से। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो अहम तरीन अपडेट है, अहम तरीन डेवलपमेंट है। मशरिक़ वस्ता में जो जंग के बादल छाए हुए हैं उस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट जो सिचुएशन रूम से सबसे पहले समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। रीसेंट डेवलपमेंट, रीसेंट इत्तला जैसे ही हमें मौसूल हुई, अमेरिकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है हम समा के नाज़रीन तक बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है नाज़रीन सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो ये एक बड़ी खबर है जो समा की जानिब से समा के नाजरीन को दिया जा रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान के दरमियान 45 दिन की जंग बंदी की उम्मीद जाहिर की गई है। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि सालिस्का सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोशिशें मजीद तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर ने भी आज ईरान से मुआहदे का इम्कान जाहिर किया था। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है खित्ते में जो जंग है, जो कशीदगी फैली हुई है। बिल्कुल, तो मजमूई तौर पर जो ये रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंट सिचुएशन है, वो हमने आप तक पहुंचाई है। अब मजमूई तौर पर जो कुछ हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मशरिक़ वस्ता में जारी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़िकार आबिद लतीफ़ साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, अमरीकी सदर ने तो उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अमरीकी निकात पर ईरान ने हाँ में ना गर्दन में हिलाई है। तो यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से जो एक
सामने आया है रद्द अमल, वो कुछ ज्यादा हौसला अफजा तो नहीं दिख रहा। मुआहदा ना किया तो ट्रम्प कहते हैं ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। कहा जाता देख रहे हैं कि इस जंग को आप की नज़र में जंग के शोले मजीद किन मुल्कों को मुतासर कर सकते हैं? आप मजमूई तौर पर सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे आबिद साहब? असल में जो दो पर्सनैलिटीज हैं जी, वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ड्राइव कर रही हैं। एक सामने है ट्रम्प साहब की और एक उसके पीछे है नेतन्याहू की, और दोनों ही जो हैं वो इस तरह की पर्सनैलिटीज हैं कि जिन 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 जिनसे कोई रैशनल, कोई बैलेंस रवैया आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेतन्याहू जो है उसका तो जो टारगेट है वो है यही कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली जो अरब वर्ल्ड है और जो उसके साथ जो उसके स्फेयर में आती है, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, वो सारे के सारे ऐसे मुल्कों के जो बिल्कुल सिक्योरिटी वाइज बिनाइन कर दिया जाए, जिनकी कोई भी पोटेंसी टू रिटेलिएट, टू चैलेंज या किसी भी तरह से जो जोग्राफिकली भी वो इजराइल के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंस है या किसी भी तरह की जो आप कह लीजिए कि जो इफेक्ट है वो उसको बिल्कुल जोग्राफिकली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसका तो ये टारगेट है। और वो ट्रम्प साहब जो हैं वो आई थिंक इजराइल के हाथों, इजरायली लॉबी के हाथों वो बिल्कुल यरगमाल बने हुए हैं। जिस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, अमेरिका खुदा न ख्वास्ता ईरान के जौहरी तनसीबात, बिजली घरों, वाटर प्लांट्स को अगर निशाना बनाता है तो एटमी तबकारी का खदशा है। आप नहीं समझते कि दीगर आलमी ताकतों को आगे आना चाहिए? मतलब कि कोई तो अमेरिका को रोके, वरना ये तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ जाएगी? जी बिल्कुल। अगर वो जो स्पेशली जो बशर का एटॉमिक प्लांट है ईरान का, अगर उसको अटैक किया जाता है तो डेफिनेटली जो कहा भी जा रहा है, और आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे रशियंस काम करते हैं, रशियन इंजीनियर्स, रशियन साइंटिस्ट, और रशिया ने उनको वहाँ से एक्सट्रिकेट करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके अगर ऐसा किया तो एक उसके रेडिएशन जो है वो कम से कम, जो कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो 200 स्क्वायर किलोमीटर्स तक हो सकती है। 200 स्क्वायर मीटर्स मीन वो ऑलरेडी कोस्टल एरिया पे है, तो ये जो गल्फ स्टेट हैं ये तो सारी की सारी सऊदी अरब का इलाका ये तो उससे इफेक्ट हो जाएगा, एंड दिस साइड भी, ये इवन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उससे बियॉन्ड भी। तो अब बात यह है कि जी देखिए, पहले भी जब ये बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरह से टैकेट वार्निंग जो थी वो चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से वो दी गई थी कि इस रीजन के अंदर ये बिल्कुल ना किया जाए, एंड लेट्स नॉट गो देयर, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है इनका बैकयार्ड है, और फिर ये जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट और एक बहुत ही अजीब तरफ चली जाएंगी, जिसमें फिर ये वॉर जो है ये स्पाइरल आउट हो जाएगी, कंट्रोल नहीं होगी। मेरा भी सवाल है कि ईरान अगर अपना हुर्मस नहीं खोलता तो क्या लगता है फ्रांस और बरतानिया समेत जो दीगर ममालिक है बज़ोर ताकत इस अहम गुज़रगाह को खुलवाने के लिए सामने आ सकते हैं? अब साथ साथ ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा इस सवाल के साथ कि फिर जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल सिचुएशन है आपकी नज़र में किस कदर संगीन हो सकती है आगे चलकर? आबिद साहब, कतर और सऊदी अरब के साथ अब ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये मैं समझता हूँ कि इनकी एक तरह से ईरान के साथ जो है वो एनिमिटी या जो उसका जो रिस्पांस है ईरान का वो उस तरह का नहीं होगा इनके इतना अगेंस्ट। लेकिन इन तीन मुल्कों की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको वेट करेगा। उसके बाद जो एनर्जी है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो इस रीजन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। इस रीजन के अंदर आपको पता है पीने का पानी नहीं है, एनर्जी नहीं है, बेसिकली तो रेगिस्तान है। जब ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी तो सर्वाइवल इतने सारे लोगों का, और फिर इससे रिलेटेड, इससे लिंक्ड जो एनर्जी सप्लाई है पूरी दुनिया की, वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से खाली 20% जो है वो एनर्जी नहीं जाती जी। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से तकरीबन जिसका इफेक्ट है पूरी दुनिया में वो 60 to 80% एनर्जी और उससे रिलेटेड एफिलिएटेड जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से जाती हैं। तो दुनिया बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल की तरफ चली जाएगी। और अभी वैसे भी अगर एक हफ्ता ये इसमें डीएस्केलेशन नहीं होती, ये चीजें नहीं रुकती, तो जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है वो उसी को रिकवर करने के लिए 3 से 4 साल लगेंगे। और अगर ये इस हफ्ता 10 दिन में और हो जाती है तो पूरी दुनिया एक जाइगेंटिक और एक ह्यूज इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाएगी। बिल्कुल आबिद साहब, जिस तरह आप ये रिकवरी की बात करते हैं और इस तमाम तर तनाज़े में अरब और दीगर खलीजी मुल्कों का किरदार कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उनकी तरफ से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं?
جی بالکل، امریکہ کے وہ بہت بڑے الائے ہیں، لیکن دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے ایز فار ایز اس کو کنفلکٹ کے اندر ایران کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں پہ بھی. لیکن یو اے ای، بحرین اور کویت، یہ 3 کنٹریز جو ہیں یہ میرے خیال میں اس کو ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ امریکہ کے اس طرح سے الائی ہیں کہ یہ امریکہ کے اوپر یہ کہہ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا بھی ہے امریکہ سے کہ یہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے ہر صورت میں کھلائی جائے اور جو پروٹیکشن ہے وہ ہمیں دی جائے، اور ہم ان کنٹریز کو، امریکن کے اوپر ان کی طرف سے بہت پریشر ہے. سو یہ اس طرح سے ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب بھی بیچ میں اگر اس کانفلکٹ کے اندر انوالو ہو گیا، بہت انوالو کر لیا گیا، بہت جس طریقے سے اسرائیل کی کوشش ہے کہ کچھ اس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کچھ میزلز فائر ہوتے ہیں جن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ کہاں سے فائر ہوئے ہیں، کچھ ڈرون فائر ہوتے ہیں، سعودی عرب پہ بھی ہوئے، اس کی ایمبیسی پہ بھی ہوا، جو ایران نے فوراً جس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا تھا. وہ ان نون لوکیشن سے آتے ہیں، ٹارگٹ سعودی عرب ہوتا ہے. تو وہ کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے.